नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की उत्तराखंड में छापेमारी जारी है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के बाजपुर के रतनपुर गांव के एक फार्म में छापेमारी चल रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से एनआईए को ड्रग तस्करी के सबूत भी मिले हैं और फार्म मालिक के खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में होने की आशंका भी है। मालिक गुरविंदर सिंह इंग्लैंड में बताया जा रहा है। फिलहाल एनआईए पिछले कई घंटों से गुरविंदर के परिवार से पूछताछ कर रही है। बता दें कि एनआईए की टीम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में 100 से अधिक जगहों पर छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के बाजपुर के रतनपुर में इस वक्त छापेमारी चल रही है। खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन के सबूत मिले हैं, ड्रग तस्करी के भी सबूत मिले हैं और इन्हीं सबूतों के आधार पर उत्तराखंड में एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। टेरर फंडिंग को लेकर एक्शन देखने को मिल रहा है उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में। तो देश के अलग अलग हिस्सों में टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी चल रही है। इसी कड़ी में एनआईए की एक टीम आज उत्तराखंड पहुंची, जहां पर ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में ये छापेमारी की गई है। बाजपुर के रतनपुर में एनआईए की टीम अभी भी खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। और ऊधम सिंह नगर से हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अभी की क्या जानकारी, क्या अपडेट है छापेमारी को लेकर? देखिए, इस समय जो रतनपुर गांव है बाजपुर कोतवाली के क्षेत्र में आता है और वहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है और लगातार जो गुरविंदर सिंह नाम का ये व्यक्ति है जिसका ये फार्म हाउस बताया जा रहा है, ये खुद तो यहाँ नहीं रहता, ये इस समय इंग्लैंड में मौजूद है और इसके पिता जो है वो कनाडा में मौजूद हैं। लेकिन पुलिस को एनआईए को बहुत ही ज्यादा मजबूत इस बात के सबूत मिले थे कि इस पूरे के पूरे घर का जो कनेक्शन है वो खालिस्तानी टास्क फोर्स से है, यानी खालिस्तानी जो आतंकी संगठन है उससे इससे जुड़े हुए इसके तार हैं और उसके अलावा जो ड्रग तस्करी है उससे भी इसके तार जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ पर छापेमारी की गई। पुलिस और एनआईए की जो टीम है वो लगातार अभी भी जो गुरविंदर सिंह है उसके घर वालों से पूछताछ कर रही है। उनकी गुरविंदर सिंह की माँ इस घर पे रहती है, उसका भाई रहता है, उसके अलावा पत्नी और बच्चे, उनसे लगातार ये पूछताछ कर रही है, बच्चों से नहीं लेकिन पत्नी और माँ और उसके भाई से लगातार इस बात से पूछताछ हो रही है कि आखिर गुरविंदर सिंह लास्ट बार कब भारत आया था, उनके पिता से उनकी क्या बात हुई थी या उनकी रेगुलरली रूटीन्स में क्या बातें होती हैं, क्योंकि लंबे समय से सर्विलांस पे थे इन लोगों के फोन और किस तरीके की बातचीत होती थी, ये सब कुछ एनआईए के पास पूरे के पूरे इनपुट्स पहले से मौजूद है। इसके बाद केवल और केवल ये इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची हुई है कि आखिर वहां पर किस तरीके के सबूत मौजूद है, क्योंकि सबूत इकट्ठा करना एनआईए के लिए महत्वपूर्ण है। आखिर ड्रग से किस तरीके की तस्करी होती थी, क्या ड्रग इनके किसी फार्म हाउस में मौजूद है, तो इस तरीके की छानबीन अभी फार्म हाउस के भीतर चल रही है क्योंकि फार्म हाउस काफी बड़ा है और घर के भीतर तलाशी चल रही है और उसके अलावा घर वालों से पूछताछ चल रही है कि आखिर किस तरह की बातचीत उनकी गुरविंदर सिंह और उसके पिता से होती थी। ठीक है शैलेंद्र, जल्दी से बताइए कि इस टीम में कितने लोग हैं, कितने बजे टीम यहां पर पहुंची है और यह फार्म हाउस किस इलाके में स्थित है, यहां की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ऊधम सिंह नगर का बाजपुर इलाका है और इसको एक तरीके से मिनी पंजाब भी कहा जाता है। जब 90s में पंजाब में एक तरीके का जब टेररिज्म फैला था, खालिस्तानी आतंकवाद फैला था, तो तब उस तरीके की जो सॉफ्ट आवाजें थी खालिस्तान मूवमेंट को लेकर के वो यहाँ पर भी मौजूद हैं और गाए बगाए यहाँ से भी आवाजें उठते रहती हैं खालिस्तान के समर्थन में। तो ऐसे में जो ये एक सॉफ्ट कॉर्नर कहा जाता है, मिनी पंजाब कहा जाता है और ये बाजपुर का इलाका है और इसमें रतनपुर गाँव है, तो ये फार्म हाउस उसी के अंदर बना हुआ है और ये पूरा का पूरा जो इलाका है यहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है वो रहती है, सिख बहुल पॉपुलेशन रहती है, हालांकि बड़े किसान हैं, लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खालिस्तान को लेकर के एक सॉफ्ट जो है अपनी एक इच्छा रखते हैं और वो गाहे बगाहे सामने भी आते रहती है, वो किसान मूवमेंट हो या फिर जो पंजाब में जिस तरीके के मूवमेंट होते हैं उसमें सामने आते रहता है। लेकिन एनआईए की टीम सुबह यहाँ पर पहुंची है, लगभग 7 घंटे हो चुके हैं एनआईए की टीम को यहाँ पहुंचे हुए और लगातार वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लगभग 10 लोग एनआईए के इसमें शामिल हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो शामिल हैं, उसके अलावा जो लोकल पुलिस है उसकी भी मदद ली गई है क्योंकि एनआईए की टीम को सुरक्षा दी जाए, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी थी। एनआईए ने लोकल जो पुलिस थी उससे मदद मांगी और उसके बाद लोकल पुलिस के जवान भी वहां पर मौजूद हैं और इन सब लोकल पुलिस के जवानों के सहयोग से एनआईए की टीम इस समय इस घर की छापेमारी कर रही है और इनके आसपास के लोगों से भी पूछताछ हो रही है और इनके जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी आने वाले दिनों में पूछताछ हो सकती है। ठीक है शैलेंद्र, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर यूपी के गागलहेड़ी थाना पुलिस देर रात एक युवक को लेकर पिरान कलियर पहुंची थी। युवक पर आरोप था कि वो शक के आधार पर पुलिस युवक को हिरासत में लिया गया।
पुलिस युवक की निशानदेही पर उसे पिरान कलियर लेकर पहुंची थी, लेकिन युवक ने अचानक से गंग नहर में छलांग लगा दी, जिससे यूपी पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस युवक की तलाश गंग नहर में कर रही है। वहीं यूपी के 4 थानों की पुलिस और उत्तराखंड की पिरान कलियर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग मिल नहीं पाया। और रुड़की से हमारे सहयोगी मनोज जुवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस खबर से संबंधित? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला यूपी के दागलहड़ी का है, एक गांव का है, जहां पर एक युवक पर अपने भाई की हत्या का आरोप था और बताया जा रहा है कि दोनों भाई 14 मई को पिरान कलियर घूमने आए थे, लेकिन इसी दौरान दोनों भाइयों में विवाद हो गया और एक भाई ने दूसरे भाई को गंग नहर में धक्का दिया। पिछले 14 मई को परिजनों ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने जो भाई था उसको हिरासत में लिया और देर रात पिरान कलियर पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान युवक ने गंग नहर में छलांग लगाई थी, जिससे यूपी पुलिस के हाथ पांव फूल गए और वो युवक की तलाश में जुट गए। लेकिन देर रात से पुलिस अभी तक युवक का पता नहीं लग पाई और जो आसफ नगर झाल में यूपी की 4 थानों की पुलिस और उत्तराखंड जो पिरान कलियर की पुलिस है वहां पे डेरा जमाए हुए और युवक की जो सर्च ऑपरेशन है चलाया जा रहा है, ताकि युवक का कोई पता लग पाए, युवक गंग नहर में डूबा या कहीं और, इसका पता लगाने के लिए यहाँ पे फिलहाल पुलिस ने डेरा डाल चुकी है। जी शुक्रिया मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यूपी के बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या के पति पर एफआईआर हुई है। रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी पर केस दर्ज हुआ है। पप्पू गिरधारी समेत 4 नामजद पर यह केस दर्ज किया गया है। कुल 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता सूरज राठौर ने एफआईआर दर्ज कराई है। वोटिंग के दिन धमकी देने का आरोप है, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। घर पर कब्जे की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है एफआईआर में। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति पर एफआईआर दर्ज हुई है। पप्पू गिरधारी पर यह केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि पप्पू गिरधारी समेत 4 लोग नामजद हैं और कुल मिलाकर 9 लोगों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता सूरज राठौर की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उनका आरोप है कि वोटिंग के दिन उनको धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी देने का उन्होंने आरोप लगाया है और साथ ही ये भी कहा है कि घर पर कब्जे की कोशिश भी की गई, जिसके बाद उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। और एफआईआर में उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी को नामजद आरोपी बनाया गया है। और 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इस बार मौसम खराब होने के चलते बार बार यात्रा बाधित हो रही है। और इन सब के बीच एक अच्छी बात यह भी है कि 4 धाम दर्शन को रिकॉर्ड तीर्थयात्री इस बार पहुंचे हैं। 9,66,000 श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। केदारनाथ में 3,33,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे, तो वहीं बद्रीनाथ में 2,57,000 श्रद्धालु अब तक बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में 1,96,000, तो यमुनोत्री में 1,78,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं 4 धाम यात्रा के दौरान अभी तक 47 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई है। सबसे ज्यादा 24 श्रद्धालुओं की मौत केदारनाथ यात्रा के दौरान हुई है। रुद्रप्रयाग जिले के तुंगनाथ मंदिर का एक बार फिर से सर्वे होगा। दरअसल 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम ने तुंगनाथ मंदिर का निरीक्षण किया था, जिसमें सामने आया था कि मंदिर में 5 से 6 डिग्री तक का झुकाव और मंदिर परिसर के अंदर मूर्तियों और छोटे स्ट्रक्चर में 10 डिग्री तक का झुकाव देखने को मिला है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफिस को भेज दी थी। अब इस रिपोर्ट पर दोबारा से स्टडी की जाएगी, जिसके लिए एक टीम तुंगनाथ मंदिर जाएगी। तो तुंगनाथ मंदिर का एक बार फिर से सर्वे होगा। इससे पहले साल 2018 में एएसआई की एक टीम ने सर्वे किया था और उस सर्वे के आधार पर यह बात सामने आई थी कि मंदिर में एक तरफ झुकाव हुआ है, जिसके बाद अब एक बार फिर से टीम यहां पर पहुंचेगी इसके सर्वे के लिए। देहरादून से हमारे सहयोगी भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारती, क्या जानकारी आपके पास इस खबर से संबंधित? देखिए, 2018 से पूरा मामला सामने आया था, जब ये कहा गया था कि तुंगनाथ मंदिर की एक साइड धंस रही है और इसका इंस्पेक्शन के लिए जब टीम गई थी उसने अपनी सर्वे रिपोर्ट में ये रिपोर्ट सौंपी थी। डायरेक्टरेट ऑफिस में लंबे समय से ये फाइल पेंडिंग थी। अब इस फाइल को दोबारा से ये कहा जा रहा है कि इसके लिए एक टीम बाकायदा बनाई जाएगी, जो जाएगी उस एरिया में इंस्पेक्शन करेगी और देखेगी कि आखिरकार क्या रिपेयरिंग इस एरिया में की जा सकती है, कौन कौन सा या कितना इस धंसाव में फर्क आया है। इन तमाम चीजों की एक डिटेल्ड रिपोर्ट
सौंपी जाएगी और उसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन ये साफ है, अधिकारी ये बता रहे हैं कि 2018 का ये पूरा मामला था जब एक रिपोर्ट इंस्पेक्शन करने के बाद सौंपी गई थी डायरेक्टरेट ऑफिस। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भारती, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलेंगे। ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब के पहले जत्थे को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रवाना किया। इस दौरान सीएम ने गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। सीएम ने कहा कि हेमकुंड साहिब यात्रा की पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सीएम ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। आज ये शुभ दिन, जिस दिन हमारी ये यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है और ये यात्रा पूरी तरह से बिना किसी विघ्न बाधा के चले, बिना किसी परेशानी के चले आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, जाने वाले हमारे भक्तगण हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं। मैं गुरु ग्रंथ साहब से प्रार्थना करूंगा, गुरु घर में प्रार्थना करूंगा कि सबकी यात्रा सहज हो, सरल हो। इसके अलावा सीएम धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम 120 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे और इसके साथ ही नगर निगम और एचआरडीए की कुल 16 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वो करने वाले हैं। आज सीएम धामी हरिद्वार में 528 परिवारों को अपने घरों की चाबी भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर बनाए गए हैं और आज इसके लाभार्थियों को चाबी सौंपी जाएगी। इसके अलावा 16 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों होना है। और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में बिजली की मांग भी बढ़ गई है और ये मांग गर्मियों के बढ़ने के साथ ही बिजली की 47 मिलियन यूनिट तक पहुंच चुकी है। लेकिन यूजेवीएनएल से कम बिजली उत्पादन होने की वजह से यूपीसीएल महंगी बिजली खरीद रहा है। बता दें कि देहरादून में मंगलवार को 38 डिग्री तापमान रहा। एक तरफ तापमान बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच बिजली की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे के अंदर तपती गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। खासतौर पर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के कुछ इलाकों में तेज आंधी और हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं मैदानी जिलों के लिए मौसम केंद्र ने कहा है कि दोपहर के वक्त तापमान बढ़ा ही रहेगा, लेकिन शाम को हल्की बारिश हो सकती है और कल भी कई जिलों में बारिश हो सकती है। हमने बोला है कि उत्तराखंड में जो है, जो हिल्स में है और खासकर जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है, तो उसमें आप देखेंगे आफ्टरनून आवर्स में खासकर देखें तो आज भी और कल भी जो एक्टिविटी वो थोड़ी रहेगी। आज थोड़ी संभावनाएं जो ज्यादा हैं, तो आज मैं और भी हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें भी बोलूंगा कि जो लाइट रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में भी एक आध दुक्का जगहों में आप देखें में शाम रात में जो है, आज के दिन जो है तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी मिलनी चाहिए। कल 18 को देखेंगे तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में तो एक्टिविटी है, लेकिन पहाड़ों में छुटपुट कहीं हो सकती है, पर मैदानी क्षेत्र साफ रहेंगे। और एक बड़ी खबर टिहरी से आ रही, जहां पर नेशनल हाईवे 94 पर पार्थो बैंड के पास देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और 3 मजदूर घायल हो गए। घायलों को नरेंद्र नगर अस्पताल भेजा गया है। ड्राइवर समेत कुल 10 मजदूर सवार थे। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनको अस्पताल भेजा गया है। नेशनल हाईवे 94 पर पार्थो बैंड के पास देर रात यह हादसा हुआ। उत्तरकाशी के चिन्नाली सौड़ में गुलदार की दहशत बरकरार है। बीती रात गुलदार ने उडारी गार्ड में एक भैंस पर हमला कर उसे घायल कर दिया और रात भर बेखौफ घूमता रहा। शनिवार को गुलदार ने मड़ी गांव की एक महिला को अपना निवाला बनाया, जिसके बाद से गुलदार बेखौफ होकर घूमते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें भी बार बार सामने आ रही हैं। वहीं मड़ी क्षेत्र के ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। ग्रामीण वन विभाग से गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग कर रहे हैं। अभी जो है कल रात को ही कुम्हराड़ा में जो है एक बकरी को भी उसने अपना निवाला बनाया। तो हमें ये लगता है कि ये एक बाघ नहीं बल्कि 3-4 बाघ यहाँ पर शायद वन विभाग के द्वारा ही छोड़े गए हैं, जो इस तरह से अपना आतंक मचा रहे हैं और क्षेत्र में बहुत दहशत का माहौल है। और अब खबर काशीपुर से, जहां पर गोविशाण टीले की रेलिंग में गुलदार का शावक फंस गया था।
गुलदार के शावक की उम्र 9 महीने के आसपास बताई जा रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शावक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आशंका जताई जा रही कि मादा गुलदार और उसके दूसरे शावक भी आसपास के इलाके में हो सकते हैं, जिसको लेकर वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। अल्मोड़ा में रानीखेत के नौगांव में गुलदार को पकड़ लिया गया। एक युवक को निवाला बनाने वाले गुलदार के लिए फयाट नौला इलाके में पिंजरा लगाया गया था और साथ ही कैमरा ट्रैप भी लगाया गया था। अब गुलदार पिंजरे में फंस गया है। अब कैमरा ट्रैप के जरिए पता लगाया जा रहा है कि ये वही गुलदार है जिसने युवक को शिकार बनाया था। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर के बीचों बीच गोविंदशाद पार्क में एक गुलदार के बच्चे का मृत शरीर मिलने से वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। आशंका जताई जा रही है कि इस बच्चे की मां आसपास कहीं हो सकती है। वन विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए शावक के शव को रामनगर भेज दिया है। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर सिउड़ा गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गांव में कोई सड़क नहीं है। इतना ही नहीं, भागीरथी नदी को ट्रॉली से पार करने को लोग मजबूर हैं। उत्तरकाशी के सिउड़ा गांव से विकास कोसों दूर है। अलग राज्य बनने के इतने सालों बाद भी गांव के लोग ट्रॉली से भागीरथी नदी पार करने को मजबूर हैं। हर सुबह स्कूल जाने के लिए बच्चों को खौफ का सफर तय करना पड़ता है, पर मासूम बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं। हमें देखने से बहुत चलने में दिक्कत होती है और पुल से भी डर लगती है। हमको यहाँ दिक्कत होती है, ट्रॉली पे भी हमको दिक्कत होती है और पुल पे हमको डर लगती है। अब एक नया पुल बना। मासूम बच्चे नदी पर पक्का पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। कई बार इस ट्रॉली से नदी पार करते वक्त हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नींद से जागने को तैयार नहीं है। गांव के लोगों से इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली का वादा किया गया था, पर वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है और उसके बदले हाथ से खींचने वाली ट्रॉली यहाँ लगा दी गई है। और जो है ट्रॉली इतनी जर्जर हो रही है, देख लो, आप देख लो इसकी हालत जो है इतनी। वो विभाग को जो है आदेश दिए थे डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने कि बोला इसकी मरम्मत करे, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। बोला आ जाएंगे, कल आएंगे, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। ये अगले भाई की ये देखो, इसी ट्रॉली पे जो है एक बार जो उंगलियां दो उंगलियां कट चुकी है। बरसात के मौसम में नदी उफान पर होती है और फिसलन की वजह से लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों की परेशानी प्रशासन और जिम्मेदार विभाग को नजर नहीं आती। और बरसात के जो सीजन होगा वो काफी भारी ग्रामीणों पे रहेगा। सालों से ग्रामीण पुल की मांग कर रहे हैं या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली की मांग कर रहे हैं, पर वो व्यवस्था ग्रामीण के लिए अभी तक नहीं की गई है। बलवीर कुमार, न्यूज 18, उत्तरकाशी। चमोली का बेनीताल उत्तर भारत के पहले एस्ट्रो विलेज के रूप में पहचान बनाने लगा है। साल 2021 में सरकार, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से बेनीताल को एस्ट्रो विलेज बनाने की कवायद शुरू हुई थी, जो अब परवान चढ़ने लगी है। जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि चमोली जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से बेनीताल को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित करने के लिए एस्ट्रो पार्टी का आयोजन भी किया जा रहा है। पार्टी देश के कई राज्यों से अंतरिक्ष और खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वाले पर्यटक हिस्सा लेंगे। 19 से 21 मई तक बेनीताल में एस्ट्रो पार्टी का आयोजन किया जाएगा। वहीं एस्ट्रो पार्टी के बाद 1 महीने तक एस्ट्रो कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। तो बेनीताल प्रदेश का पहला एस्ट्रो विलेज बना है और इसी कड़ी में अब यहाँ पर पार्टी का आयोजन हो रहा है, ताकि खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया जा सके। और इसके बाद 1 महीने तक कैंप भी लगाया जाएगा, ताकि लोगों को यहाँ की खूबियों के बारे में, सुविधाओं के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा सके। फिलहाल शासन और जिला प्रशासन की कवायद अब रंग लाने लगी है। 19 से 21 मई तक बेनीताल में इस पार्टी का आयोजन किया जाएगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।